नमस्कार बच्चों, हमने साइंस बुक के 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा लेसन पढ़ेंगे, परमाणु एवं अणु। तो क्या होता है परमाणु और अणु, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आओ बच्चों शुरू करें। प्राचीन एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाजकता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व होता है ईस्वी से पहले। जैसे अब ये चल रहा है 2020 ईस्वी, तो 2020 ईस्वी ये और 500 साल पहले, तो कितना हो गया? 2520 साल हो गए। विचार व्यक्त किया था भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। कौन था? महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य अर्थात पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाजित रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को जिन्होंने परमाणु कहा, एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कत्याम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस, कौन है? ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा या जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाजित कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं किए गए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझाया तथा स्वाभाविक रूपों से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है? वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। इसका 3.1 जो पॉइंट है, इसका 3.1 रासायनिक संयोजन के नियम कि रासायनिक संयोजन कैसे होता है, इसके नियम। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउड ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रदान किए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम: जब रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? क्रियाकलाप नंबर 3.1। निम्न X और Y रसायनों का एक युगल लीजिए। युगल होता है मिश्रण। कॉपर सल्फेट लीजिए 1.25 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट लीजिए 1.34 ग्राम। दूसरा है बोरियम क्लोराइड लीजिए 1.22 ग्राम और सोडियम सल्फेट लीजिए
1.53 ग्राम। लेड नाइट्रेट लीजिए 2.07 ग्राम और सोडियम क्लोराइड है 1.17 ग्राम। एक्स और वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलयन युक्त फ्लास्क में एक इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कोरक लगाइए जो कि चित्र 3.1 की भांति जिस तरह से ये चित्र दिखाया गया है। ये डोरी बंधी हुई है, बीच में एक एक्स विलयन की परख नली रखी हुई है और ये जो फ्लास्क है उसके अंदर वाई विलयन भरा हुआ। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोड़ लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तोड़ लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई? फ्लास्क के मुख पर कोरक क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर्वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। नंबर 2 अर्थात 3.1.2 स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए व अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन अनुपात सदैव 14:3 के अनुपात में रहेगा, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्लाउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुल्हा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए।
वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण व शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनिज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजकता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उन्हें डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न अनुसार की गई। नंबर 1, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। सभी जो द्रव्य हैं वो परमाणु से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नंबर 2, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न इनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की अपेक्षा संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो इसके बाद ये प्रश्न है और अगला पॉइंट है परमाणु क्या होता है। तो इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।